हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के टेस्ट का सॉल्यूशन जेई का। तो देखिए, फर्स्ट वन सवाल में हमें दे रखा है गिवन बिलो वर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर वन में क्या बोला? पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर हमें बताया गया है। तो देखिए, मेटालिक ऑर्डर का रियल अगर ऑर्डर हम बनाए इसका, तो ये कंडीशन ऐसी होगी कि पोटेशियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम और फिर होगा बोरॉन। तो ये जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो तो सही है। क्लियर? ये मेटालिक ऑर्डर का करेक्टर है। पोटेशियम में सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर है, फिर मैग्नीशियम में कम होगा, फिर एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन। अब सेकंड वन स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयोनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई न्यूट्रल स्पीसीस है, इससे अगर ये एनाइन बना ले इलेक्ट्रॉन गेन करके, ओके, और अगर इससे ये केटाइन बना ले इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो अगर केटाइन बनेगा तो इसका साइज कम हो जाएगा, एनाइन बनेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये आयन ही बन तो रहे दोनों, केटाइन और एनाइन। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस से ज़्यादा ही होता है एटॉमिक रेडियस, तो नहीं। तो केटाइन का मामला पर अपन बोलेंगे तो केटाइन से जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, केटाइन होने से उसका रेडियस कम हो जाएगा और एनाइन होने से उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन ये गलत चीज़ है, तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट वन हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा दिल्ली। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। चलिए सेकंड वन सवाल को देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट वाला ही सवाल है कि भाई द करेक्ट ऑर्डर टर्म इन एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का मामला हमें पूछा है। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के बारे में हम बोले तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का आयोनिक रेडियाई एल्यूमिनियम के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम का उससे कम है, फिर मैग्नीशियम +2 का उससे भी कम है और फिर Al+3 का उससे भी कम है। तो ये दो चीज़ तो सही है कि जैसे जैसे केटाइन पर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका रेडियस कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम से ज़्यादा दिया है, वो गलत चीज़ है। रियल कंडीशन ऐसी होती है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इससे ये जो कंडीशन है वो इस स्टेटमेंट को गलत कर देगी। क्लियर? सेकंड वन स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमें ऑर्डर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि दो चालकोजन दे रखे और दो हेलोजन दे रखे। जैसे कि इनके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट वन ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे सल्फर होगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन होगा और फिर यहाँ पे ब्रोमीन होगा। तो उनके अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें हम, तो क्या होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, उससे कम ब्रोमीन का होगा, उससे कम सल्फर का होगा और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर जो दे रखा है वो सही दे रखा है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, सॉरी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा बॉम्बे। फर्स्ट वन फॉल्स एंड सेकंड वन ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट वन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन देखिए, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन में थोड़ा गलत हुआ। जो हमारा फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो सही है, यस वन, तो ठीक बात है, वो दिल्ली ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन कंडीशन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें एक टेबल दे रखा है, उसमें कुछ ऑर्डर बताया हुआ है आयोनिक एंथैल्पी का, मेटालिक कैरेक्टर का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और आयोनिक रेडियाई का। तो देखिए, अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखिए
फर्स्ट वन जो ऑर्डर दे रखा है वो आयनिक रेडियाई का दे रखा है। फ्लोरीन माइनस का आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, फिर Na+, फिर Mg+2 और फिर Al+3 का आयनिक रेडियाई सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब समय इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये फर्स्ट में जो आ जाएगा वो फोर्थ वाला होगा। ओके, फिर हमें दिया है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो है ना वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हो जाएगा P3, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें हो जाएगा 1। फिर हमने मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता दे रखा है। पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन। देखिए यहाँ पे वो फर्स्ट वन सवाल का आंसर भी यहाँ पे बन गया। ओके, तो ये सेकंड हो जाएगा 2। और फिर लास्ट वन कंडीशन में हमें दे रखा है कि भाई सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दे रखा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर भी यहाँ पे बन गया, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ए में फोर्थ, फिर बी में 1, सी में 2 और डी में थर्ड। तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फोर्थ वन क्वेश्चन में बोला है कि द स्टेटमेंट द करेक्ट अबाउट द स्पीसीज O-2, F-, Na+ एंड Mg+2। तो देखिए यहाँ पे हमें जो दे रखा है उसमें हम बात करें कि भाई जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है उनके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको हमें देखना है। तो फर्स्ट वन, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट तो सही है, जो भी है वो सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही हो जाएगा। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट सही हो गया, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब सेकंड वन कंडीशन देखते हैं, सेकंड वन स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, फर्स्ट वन राइट। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। सभी में न्यूक्लियर चार्ज सेम है? नहीं भाई, न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट है, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर Z डिफरेंट है। मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन होगा, और सोडियम में 11 होगा, फ्लोरीन में 9 होगा, ऑक्सीजन में 8 होगा। तो ये कंडीशन डिफरेंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। O-2 एज अ लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई, यस वन। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, वैसे वैसे उसका रेडियाई बढ़ता जाता है। तो O-2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन माइनस का होगा, फिर Na+ का आयोनिक रेडियाई होगा, और सबसे कम होगा Mg+2 का। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है Mg+2 स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियाई। जी बिल्कुल, देखिए ये ऑर्डर में हमें मालूम पड़ ही गया कि Mg+2 का आयोनिक रेडियाई सबसे कम है। तो हमारा यहाँ से ये ए, ये सी और ये डी, ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से दिल्ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन सवाल में दे रखा है 5th नंबर में, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ग्रुप 14 की बात करें हम, ओके ग्रुप 13 की बात करें, 14 नहीं 13 की, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी बोरोन, फिर हो जाएगा थेलियम, बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा थेलियम Tl थेलियम, फिर हो जाएगा गैलियम, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम, और फिर हो जाएगा इंडियम। ये उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर सब ये है, क्योंकि ग्रुप में डाउन द वर्ड जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन है इससे इसमें इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो थोड़ा बदल जाता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है बोरोन का, उससे कम है थेलियम का, उससे कम होगा गैलियम का, उससे कम होगा एल्यूमिनियम का, और उससे कम होगा इंडियम का। तो इन ऑर्डर में से मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई थेलियम सबसे ज़्यादा, फिर गैलियम। ओके, इन 3 में थेलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा दिल्ली। क्लियर। ओके, ठीक है, बाकी सभी ऑर्डर गलत है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ज़्यादा दिया नहीं, यहाँ पे गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन सबसे कम, ये भी नहीं हो सकता। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर हमारा दिल्ली सही है। चलिए पीरियोडिक टेबल के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब देख लेते हैं
हेलो अल्किन हेलो एरिन से ऑर्गेनिक का। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है हेलो एरिन, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें आयोडीन भी जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है और क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो हेलो एरिन की कंडीशन में जुड़े हुए हैं, और जो हमारा क्लोरीन है वो अल्काइल हैलाइड की कंडीशन में जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, मतलब ये बेंजाइलिक पोजीशन पे है, और यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो हेलो एरिन मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। भाई ब्रोमीन भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ उसका भी कम हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, तो आयोडीन और ब्रोमीन को यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। वही अगर Cl की बात करें तो यहाँ पे जो Cl है वो बेंजाइलिक पोजीशन पे है, और अगर हम AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ने वाला है, तो Cl की जगह NC लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो AgCN है, AgCN वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, Ag और C, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या कंडीशन की लोन पेयर केवल नाइट्रोजन के पास है, अभी नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसके साथ जुड़ने के लिए। ओके, और जुड़ने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो नाइट्रोजन दिखा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसकी वजह से यहाँ से जो बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजन बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसलिए हमारा आंसर यहाँ से बनेगा 6 में बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट वन कंडीशन क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। गिवन आर टू स्टेटमेंट alcohol are formed when alkyl chloride are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reaction। यहाँ पे क्या बोला कि भाई अल्कोहल से मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया और उसका रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ करवाया, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन मैंने करवाया। तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ करवाया, तो यहाँ से अल्कोहल बना। ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। नहीं भाई, ये तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से Cl एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, दूसरा यहाँ से OH माइनस इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसलिए हमारा ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, अगर एक्वस KOH दे रखा है तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, और अगर अल्कोहलिक दे रखा होता है तो उसमें बेसिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन बनता है इसलिए। तो इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यहाँ पे अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक्वस दिया है, इसलिए ये रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसके मुताबिक ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब सेकंड वो देख लेते हैं। इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कीन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग इन हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। जी सही बात है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ कि भाई मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है इस तरीके से कि जिसमें एक हैलोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन के फॉर्म में, इसके पड़ोसी बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसका मैंने रिएक्शन करवा लिया अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये E2 रिएक्शन दिखाएगा। ये KOH है वो एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन पे आएगा, OH माइनस इसके एंटी पोजीशन पे आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ओके, ये H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, OH माइनस बेस के फॉर्म में आया, यहाँ से भाई H को निकाल दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर ब्रेक होके यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, तो अल्फा से हेलोजन रिमूव हुआ, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो आल्किन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सही बात है भाई। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा और आल्किन का फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और सेकंड 1 राइट है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हमारा बन जाएगा बॉम्बे। चलो नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ओके, एक सीक्वेंस रिएक्शन मुझे दे रखा है, क्या है भाई फर्स्ट वन कंडीशन। तो फर्स्ट वन कंडीशन में हमें आल्कीन दे रखा है बेंजीन के साथ, एक आल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से।
तब मैंने इसका HCl के साथ रिएक्शन करवा लिया। क्लियर। तब देखिए ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये तो ब्रेक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो एरोमेटिक बॉन्ड है, एरोमेटिक के लिए जिम्मेदार बॉन्ड है। तो बेंजीन अपना एरोमेटिक के नॉन एरोमेटिक बनना नहीं चाहेगा। तो ये जो Cl माइनस सॉरी HCl है, इसका अगर अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ये होगा कि इसके पास हाइड्रोजन, ओके इसके पास भी अब हाइड्रोजन तो दो है, इसके पास भी हाइड्रोजन सॉरी दो नहीं एक है, और इसके पास भी हाइड्रोजन तो एक है। लेकिन अब मैं मालूम है कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल में इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकेटाइन बनता है, और जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके साथ हमारा नेगेटिव पार्ट जोड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये कार्बोकेटाइन बन जाए और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये जो कंडीशन है इसमें हमारा कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बना इंटरमीडिएट के तौर पे, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा। अब कंडीशन तो यहाँ पे क्या जुड़ गया Cl भाई। ओके तो ये क्या जो ए प्रोडक्ट तो हमारा बन गया यहाँ पे Cl जुड़ने के बाद। अब इसका रिएक्शन मैंने AgCN के साथ करवाया, फिर से वही बात AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। तो जुड़ने के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन Cl को हटा के वहाँ पे जुड़ जाएगा Nc के फॉर्म में। तो यहाँ से जो लास्ट वन जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा। लास्ट वन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा यहाँ से आइसोसाइनाइड बनेगा Nc। तो इस मुताबिक अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दिल्ली। 8 में आंसर बन जाएगा दिल्ली। क्लियर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो सॉल्वोलिसिस करना है तो पहली कंडीशन ये कि यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से मान लीजिए Br हटाया और ये प्लस बना, यहाँ से Br हटाया और ये प्लस बना, यहाँ से Br हटाया और ये प्लस बना। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका सॉल्वोलिसिस ईजी हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, तो देखिए ये तो दो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो दोनों में रेजोनेंस करेगा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ये एक बार रेजोनेंस करेगा इस बेंजीन के साथ तो इसका स्टेबिलिटी उससे कम होगा। और ये तो केवल और केवल ओके डी ऑप्शन में कुछ दे रखा है लेकिन यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन में क्या दे रखा है वो मैं देख लेता हूँ अभी। तो देखिए डी ऑप्शन में भी हमें इस तरीके से पेपर में आपको शो होगा कि भाई इस तरीके से अल्काइल हैलाइड दे रखा है, ये होगा हमारा डी ऑप्शन, ये Br जुड़ा हुआ है। तब हम सभी की कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये कौन सा, तो दो बार रेजोनेंस करने वाला कार्बोकेटाइन है, ये एक बार बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो ये तो टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, तो ये दो बार रेजोनेंस करेगा वो, उससे कम एक बार, फिर टर्शरी और फिर सेकेंडरी। तो इसका ऑर्डर हमारा यहाँ से बन जाएगा 9th में, ये से हमारा ऑर्डर बन जाएगा डी का सबसे कम होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, फिर ए होगा, ओके फिर बी हो जाएगा और फिर लास्ट में सी। मतलब सी का रेट सबसे सॉल्वोलिसिस का ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है मैथ द फॉलोइंग लिस्ट फॉलोइंग। तो यहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन दे रखा है और उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये तो एनसीईआरटी के मुताबिक सवाल बना गया। तो भी देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, तो अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। सेंड मेयर से डायजोनियम सॉल्ट से मैं साइनोबेंजीन भी बना सकता हूँ। ओके और वुड्स रिएक्शन में एक अल्काइल एलाइड और एक एराइल एलाइड का रिएक्शन में कराऊंगा तो इथाइल बेंजीन भी यहाँ से बन सकता है। और फिंकलस्टेन से हम आयोडो अल्केन बनाते हैं इसलिए इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। देखिए वुड्स रिएक्शन में एक बार समझा लेता हूँ आपको कि भाई इथाइल बेंजीन बनाना है तो एक मैंने लिया क्या क्लोरोबेंजीन मान लीजिए, और दूसरा क्या लिया इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, और उसका 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Cl ये हट जाएगा और ये CH2CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो इथाइल बेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए 10th में हमारा आंसर बन जाएगा 1 में 4th, यस 2 में 3rd, ओके साइनोबेंजीन, यस
और जो वुड्स रिएक्शन है उसमें है फर्स्ट वाला और दिल्ली में थर्ड वाला। ओके, तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर का सवाल आया अभी। इसमें क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग एलाइड्स विल जनरेटेड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। तो देखिए आपको ज़्यादा ये समझ में तब आएगा जब इसका मैं फ़ोटो बनाऊँ। इसका फ़ोटो बनाने से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटाइन का। तो आप क्या करें, सभी में से हेलोजन को रिमूव करें और हेलोजन को रिमूव करके कार्बोकेटाइन बनाएं। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप SN1 करवाएंगे तो इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना उसका रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो देखिए अब हम बना लेते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन में क्या होगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्डिंग CH2 और Br जुड़ा हुआ, Br हटा लिया, ये प्लस बन गया। नेक्स्ट वन क्या है, C6H5CH2Br। तो मैं अगर बेंजीन रिंग तोड़ के आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा, CH2 और ये प्लस। नेक्स्ट वन C6H5Br, ब्रोमो बेंजीन दे रखा है। और तीसरा कंडीशन है कि 3 बेंजीन रिंग है एक ही कार्बन के साथ, और ये हमें दे रखा है। और ये Br को हटा के इसको कार्बोकेटाइन बना लिया। क्लियर। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 बेंजीन रिंग के साथ वो रेजोनेंस करेगा। फिर ये बेंजाइलिक स्टेबल होगा, फिर ये एलाइलिक होगा, और लास्ट में ये एलोएरिन होगा, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा इसलिए। तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एलाइड विल जनरेटेड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थर्ड जो दिल्ली है हमारा ऑप्शन, उसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन सवाल को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन सवाल में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट हमें दिखाना है। तो देखिए ये रिएक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा कुछ दे रखा है हमें। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम दे रखा है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के तौर पे या तो फिर बेस के फॉर्म में यहाँ पे काम करेगा। अगर अल्कोहलिक मीडियम है तो ये बेस के फॉर्म में काम करेगा। तो देखिए इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि फर्स्ट वन कंडीशन कि यहाँ पे Br है और इस पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीटा पोजीशन बहुत सारी बन रही है। बीटा पोजीशन यहाँ पे बहुत सारी, ये भी बीटा पोजीशन पर है, ये भी बीटा पोजीशन पर है, और ये भी बीटा पोजीशन पर है। ओके, तो फिर फाइन ये करना है कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होने से प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है, एक हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, दूसरा जेटसेफ प्रोडक्ट बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा। अगर मिथाइल जो जुड़ा हुआ है वहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH2। क्लियर। लेकिन अगर मैंने इस बीटा पोजीशन या ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन बन रही है इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, तो वहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3। ठीक है, अब कौन सा अल्किन ज़्यादा स्टेबल, तो अल्किन का स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कितने अल्फा 2, यहाँ पे कितने अल्फा 2, तो टोटल अल्फा कितने 4। यहाँ पे अल्फा की बात करें तो ये 2 अल्फा होंगे, ये 3 है और ये 2 है, टोटल अल्फा कितने हो गए 7। तो इसका स्टेबिलिटी कैसा ज़्यादा। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोल देंगे, देखिए यहाँ पे 1 ये कार्बन हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 पे क्या है मिथाइल और साइक्लोपेंट, 1 पर ही ईन है। क्लियर। तो ये हमारा चेन्नई आंसर यहाँ से बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देखिए आज स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन द मैंगनीज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का मैंगनीज के कंपेयर में कम होता है, ऐसा हमें बोला है। तो देखिए अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं Cr की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो Cr का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 और 3d5। वही अगर एमाइन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 4s2
और 3d5। क्लियर। तो देखिए अभी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, और क्रोमियम में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अगर एनर्जी की बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो Mn की ज़्यादा होगी। तो देखिए फर्स्ट वन स्टेटमेंट में क्या दिया, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cr इज लोअर देन दैट ऑफ Mn। तो ये स्टेटमेंट सही है, ओके, क्योंकि Cr का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए नज़र आ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। अब सेकंड में की बात कर रहे थे, तो Cr में से मैं बना लेता हूँ Cr प्लस, और Mn से बना लेता हूँ Mn प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। अब देखिए ये स्टेबल है, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ओके। सेकंड की बात करें तो सेकंड किसका ज़्यादा है, क्रोमियम का। अब मुझे थर्ड भी पूछा है इसमें, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ Cr+2, यहाँ से बना लेता हूँ Mn+2। तो Cr+2 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4, यहाँ पे हो जाएगा 3d5। अब ये स्टेबल हो गया, तो Mn का ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए सेकंड की बात करें तो क्रोमियम का ज़्यादा, थर्ड की बात करें तो Mn का ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला, द सेकंड एंड थर्ड दोनों बोल दिया। एंथैल्पी क्रोमियम और हायर, क्रोमियम का ज़्यादा नहीं भाई, सेकंड ज़्यादा है लेकिन थर्ड तो कम ही है, थर्ड क्रोमियम का कम है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा बॉम्बे, स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट वन सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I-2 I2 and S-2 S acidify K2Cl2 द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये हम तो रेडॉक्स में पढ़कर आ रहे हैं भाई, इक्वेशन को बैलेंस करो। यहाँ तो केवल यही पढ़ते हैं भाई, K2Cl2 एसिडिक मीडियम में I- को I2 में कन्वर्ट करता है और सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। लेकिन इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ते कि भाई बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन, लेकिन फिर भी सर ने समझा लिया होगा। तो देखिए बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो भाई एसिडिक मीडियम में K2Cl2 Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ओके, और I- को I2 में कन्वर्ट कर लेता है। तो पूरा मैं अगर रिएक्शन बैलेंस करके आपको बताऊँ तो ये हो जाएगा Cr2 इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में, और ये I- को कन्वर्ट कर लेगा I2 में, ओके। नेक्स्ट वन कंडीशन, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 Cr है तो मैंने 2 Cr कर दिया, यहाँ पे आयोडीन है, ओके, ये आयोडीन 2 है तो इसको मैंने 2 I2 कर लिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है उसका, और इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है उसको देख लेंगे। यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +6, इसमें से कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, +3। एक में कितना चेंज, 3 का, तो 2 में कितना चेंज हो जाएगा, 6 का। यहाँ पे I- से क्या बन रहा है, I2, क्लियर, ओके। तो एक में कितना चेंज हो रहा है, 1 का, तो 2 में कितना चेंज होगा, 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ओके। अब देखिए मुझे तो केवल इनवॉल्व इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो मेरा आंसर तो यहाँ से बन ही गया कि टोटल इनवॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन के दौरान। I- को I2 में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरे रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पूरे रिएक्शन में तो 6 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में केवल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 14H+, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 7H2। इस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 6। तो X इज इक्वल टू, तो मुझे मिल गया कितना हुआ, 6। अब मैं Y को तो निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cr2 एसिडिफाइड मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में, और ये सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर लेता है, सल्फर में। तो देखिए वही बात हुई, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये 6, 2 Cr है तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सल्फर से क्या हुआ, सल्फर -2, क्लियर। तो एक में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 2, तो इसको 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 3 सल्फाइड हो जाएगा और ये 3 सल्फर हो जाएगा। तो फिर से मुझे ये Y भी मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 6। तो X इज इक्वल टू 6 है, Y इज इक्वल टू 6, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 12।
तो पूरे रिएक्शन के दौरान एक्स और वाई का वैल्यू मुझे मिल जाता है 12। क्लियर? चलिए बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट वन सवाल। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट Mn एंड Mn207, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं Mn और Mn207 के। तो स्टेटमेंट में क्या बोला है? Mn फ्रॉम ऑक्साइड Mn207 विच Mn इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जी सही बात है। Mn207 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन स्टेबलाइज इन Mn इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विथ Mn। जी हाँ, एक अगर Mn के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला है, तो कम ऑक्सीजन जोड़ेंगे फिर भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ही वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज कंपाउंड बना सकता है। थर्ड वन पूछा है Mn207 इज आयोनिक। नहीं, ये आयोनिक ऑक्साइड नहीं है, ये हमारा कोवेलेंट ऑक्साइड है। कोवेलेंट ऑक्साइड है ये हमारा Mn207। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। द स्ट्रक्चर ऑफ Mn207 कंसिस्ट वन ब्रिज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए स्ट्रक्चर में एक ब्रिज ऑक्सीजन पाया जाता है, तो आप स्ट्रक्चर से मालूम कर लेंगे। ये Mn और वो Mn207 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो करते हैं हम। ये हो जाएगा Mn207। तो देखिए इसमें एक ब्रिज ऑक्सीजन है जी, बिल्कुल। तो थर्ड वन सॉरी दिल्ली वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही हुए। कौन कौन से? ए, बी और डी। ए, बी और डी स्टेटमेंट सही हुए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन सवाल। द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ MnO2 इन्वॉल्व इन 2 स्टेप प्रोसेस। जी सही बात है। विच इन द फर्स्ट स्टेप इन रिएक्शन विथ KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस। ओके, तो देखिए MnO2 का अगर आप ज़्यादा मात्रा में एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं KOH या KNO3 के प्रेजेंस में, ओके, NCERT के मुताबिक, तो भाई बनता है K2MnO4। तो देखिए उसका रिएक्शन भी दे रखा है हमें 2MnO4 2MnO2। MnO2 का रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में, ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 भी होगा, तो यहाँ से बन जाएगा 2K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, और ये बन जाएगा 2H2। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है? K2MnO4। K2MnO4 बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand and which give violet color in non-luminous flame order under hot condition in borax bead test। ओके, तो देखिए ये कलर जो हमें टेबल दे रखा है NCERT में, वहाँ से एक सवाल बनाया हुआ है कि भाई कौन सा आयन है वो कौन सा कलर देगा। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि वायोलेट फ्लेम। देखिए यहाँ पे बोला है गिव वायोलेट कलर। वायोलेट कलर कौन दिखाता है? तो देखिए अगर Ti+3 की बात करें तो ये येलो कलर दिखाएगा। ओके, Mn+2 की बात करें तो ये वायोलेट कलर दिखाएगा। Ni+2 की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर होगा इसका, ये रेडिश ब्राउन कलर होगा। और Cr+3 की बात करें तो ये ग्रीन कलर शो करता है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा Mn+2 वायोलेट कलर शो करेगा। चलिए नेक्स्ट वन सवाल को देख लेते हैं 18 नंबर का। द मेटल आयन दैट हैव कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ओके, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं Cr+2, Fe+2, Fe+3, CO+3, CO+2 एंड Mn+3। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। किसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 होगा और कौन सी स्टेट? ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सभी का दे रखा है। तो देखिए अगर मैं Cr+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये तो हो जाएगा आर्गोन कंप्लीट 3d4। ओके, Cr+2 में 3d4 हो जाएगा क्योंकि इसका कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक s से एक d से, तो 3d4 हो जाएगा। अगर मैं Fe+2 के बारे में बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गोन कंप्लीट 3d6। अगर मैं Fe+3 की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गोन कंप्लीट 3d5। अगर मैं CO2+ की बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 3d7 आर्गोन कंप्लीट 3d7।
और अगर Mn+3 के बारे में बात करें तो Mn+3 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4, आर्गोन कंप्लीट और 3d4। क्लियर। तो देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 4.9, तो इससे मुताबिक तो हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। तो 4 किस में है? क्रोमियम में। ओके, D6 होगा तो भी कितना होगा? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5 में तो अनपेड 5 हो जाएगा, 7 में अनपेड 3 हो जाएगा, D4 में इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। ओके, 6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन का मामला है तो एक बार समझा ही लेता हूँ। चलिए डी में कितने ऑर्बिटल है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.9। ओके, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर बनेगा Cr+2, ये ए वाला, फिर ये बी वाला, और फिर ये ई वाला। क्लियर। तो ए, बी और ई आंसर बन जाएगा 18 में। चलिए नेक्स्ट वन सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, और D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसमें शो होगा? तो आर्गन 3d6 में। तो आंसर यहाँ से भी 90 में भी बन जाएगा दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट वाला सवाल है फिर से। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप among the transition element unlike p block. Okay, 1 second। देखिए स्टेटमेंट क्या है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप among transition element unlike p block element। यहाँ पे बोल रहे भाई कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डाउन द ग्रुप में स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ओके, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इन ग्रुप। तो देखिए अभी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो vanadium+6 इज मोर स्टेबल, vanadium+6 more stable, then molybdenum+6 and then Cr+6। ओके, तो यहाँ पे तो क्या हुआ भाई, ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और सिबोर्गियम। तो देखिए इसका +6 कम स्टेबल है, मोलिब्डेनम का उससे ज़्यादा स्टेबल है, टंगस्टन का उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता जाएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या बोला है? द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगा डाउन द ग्रुप में। ओके, तो यहाँ से ये आंसर सही नज़र आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो तो सही है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो vanadium+6 इज मोर सॉरी टंगस्टन+6 इज मोर स्टेबल, मोलिब्डेनम उससे कम स्टेबल है, और क्रोमियम उससे भी कम स्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप जाने से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वो सही है। और सेकंड वन हमें क्या बोला है कि भाई copper cannot liberate hydrogen from weak acid in the light। ओके, वीक एसिड, भाई कॉपर है वो हाइड्रोजन गैस को
रिलीज नहीं कर पाएगा मेटल के साथ रिएक्शन। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर H2 रिलीज नहीं करता। देखिए भाई, जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो H2 रिलीज करेगा मेटल के साथ, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन करके। लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो H2 रिमूव नहीं कर सकते। तो देखिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.34 और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.80। ओके, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब ये एसिड से H2 रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड वन स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 20 में हमारा आंसर बन जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके चले नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। अब 21 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई जो भी हमारे पास ये एलिमेंट है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये मोर स्टेबल है। तो देखिए ये C+4 भी +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, Tb+4 भी +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, मतलब खुद का रिडक्शन होगा तो वो इसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ये दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो यहाँ से इजी हमारा सवाल बन जाएगा, C+4 और Tb+4 दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं +3 में, इसलिए खुद का रिडक्शन हो जाएगा तो उसका बिहेव हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो C और D वाला आंसर होना चाहिए, यानी कि दिल्ली आंसर बन जाएगा हमारा, 21 में दिल्ली हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। इन अल्कली मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज I-2। ओके, अल्कलाइन मीडियम में वो I- को कन्वर्ट कर देगा IO3 माइनस में, इन अल्कलाइन मीडियम में IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये NCERT से सीधा सवाल हुआ। A first row transition metal in its +2 oxidation state has spin only magnetic moment value 3.86 Bohr magneton, atomic number of the metal। देखिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +2, तब जाके उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 3.86। इसका मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 होना चाहिए। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 किस में है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है फिर भी 3 हो जाए। तो वनेडियम की बात करें तो वनेडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वनेडियम +2 बनने से, कि भाई आर्गन कंप्लीट और ये हो जाएगा 3d3। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 3.86। अब वनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो वनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, स्कैंडियम, टिटेनियम और वनेडियम। क्लियर। तो इसका 21, ये 22 और ये 23। तो 23 नंबर वाला जो है वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तब जाके उसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे d ऑर्बिटल में, और इसके मुताबिक उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 3.86। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंट्स फॉर्म। ओके, तो देखिए स्कैंडियम ही अकेला ऐसा है कि जो वन ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्कैंडियम +3। क्लियर। एंड लास्ट वन सवाल, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेट आयन देर इज। ओके, तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, Cr और Cr दोनों एक ब्रिज ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और हर एक क्रोमियम के पास इस तरीके से डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डाइक्रोमेट Cr2O7-2, Cr2O7-2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हर एक Cr का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp3 है। अब sp3 होने से ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होने से अब कंडीशन क्या होगी, 2 टेट्राहेड्रल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये जो दोनों है ना वो सिमेट्रिकल तो है, ये दोनों सिमेट्रिकल तो है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसका सिर्फ टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो ये तो ऐसी कंडीशन हुई कि 2 टेट्राहेड्रल ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं,
तो इससे ये सिमेट्री तो दिख रही है लेकिन इसमें लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO Cr बॉन्ड इसमें दिखता है। क्लियर? चलिए बढ़िया, थैंक यू।